जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो जो हमने यूजीसी नेट के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, उस क्रम में सबसे पहले यूनिट 7 पढ़ रहे थे और उसमें कहानी पढ़ रहे थे और एक एक करके हमने सारी कहानी को ख़त्म कर दिया, जो कि प्लेलिस्ट में आप जाके उनको अलग अलग मतलब पढ़ सकते हैं उसको। उसके बाद से मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना उस सारी कहानियों के जो निचोड़ हैं, जो कि नोट्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं, जो उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्यों ना उसका एक वीडियो बना दिया जाए। तो उसी क्रम में इस वीडियो में मैं सारी कहानियों का जो की पॉइंट्स है वो एक साथ, उसके सभी पात्र एक साथ आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। और मेरा ये मानना है कि अब तक की मेरे सारे कहानीज की वीडियो में ये सबसे अच्छी वीडियो होगी। तो कोई और वीडियो देखें ना देखें, इस वीडियो को जरूर देखें। इससे आपके एग्जाम में 2-4 नंबर के सवाल हर हाल में मिलेंगे। तो आप इसको देखें और अगर आपको वीडियो लंबा लगे तो इसको 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड से देख लें। इससे आपका समय भी बचेगा और जो कि कंटेंट्स हैं वो आपको मिल भी जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कहानी को। इस क्रम में पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन था वो 1904 में हुआ था। ठीक है, इसके लेखक का नाम राजेंद्र बाला घोष है, जिनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है। बंग महिला की इनको उपाधि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई थी। इनका जन्म जो हुआ था 1884 में बनारसी में हुआ था। बंग महिला का उपनाम दिया गया था किनके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया था। इनकी प्रथम कहानी जो थी दुलाई वाली थी, जो कि 1907 में प्रकाशित हुई थी। कहानी संग्रह था इनका कुसुम। और इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेंगे। प्रमुख रचनाएं जो है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि 1904 में प्रकाशित हुआ था। कुंभ में छोटी बहू 1906 में, दुलाई वाली 1907 में, भाई बहन 1908 में, दलिया 1909 में। एक चीज इनके बारे में और है ना कि ये हिंदी की प्रथम लेखिका मानी जाती हैं। तो ये भी एक चीज याद रखेंगे, इसीलिए ना इस चर्चा में रहती हैं। इनसे इनसे कोई भी, चाहे वो नेट का एग्जाम हो या किसी स्टेट के प्रोफेसर का एग्जाम हो या सेट का एग्जाम हो, इसमें इनसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, क्योंकि हिंदी की प्रथम लेखिका मानी जाती हैं। तो इनसे सवाल बनना भी स्वाभाविक है, तो इनसे सवाल बहुत बनते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में हुआ था। पहली बार सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इसमें क्या है, तत्कालीन गुलाम भारत की दुर्व्यवस्था पर व्यंग किया गया है और लॉर्ड कर्जन पर व्यंग है। उसके बाद से क्या है, पत्रात्मक शैली में लिखी कहानी है। भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। उपनिवेशकालीन भारतीय आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का वर्णन है। चंद्रदेव को आधार बनाकर या चंद्रदेव को पत्र लिखकर उसकी के माध्यम से तत्कालिक परिवेश पर व्यंग किया गया है। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग है। सरकारी मिशन और कमिश्नरियों की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग है। उसके बाद से कहानी के भीतर आए विषय, तो कहानी के भीतर कौन कौन से विषय हैं, चूंकि आप कहानी पढ़ेंगे ना तो इसमें कई जगह ऐसे ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया गया, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, कानून, एकता का सूत्र, वाहन। तो इसको भी मैंने एक जगह नोट्स टाइप का बना दिया है, ताकि आपका एक नज़र पड़ जाए, अगर एग्जाम में सवाल बने तो आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ, ये चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। इसके प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं। तो लेखिका और चंद्रदेव दो ही पात्र हैं, जिसमें लेखिका स्वयं चंद्रदेव से बातें करती हैं और उसी बातों के क्रम में भारत की सारी व्यवस्था का पोल खोलती हैं या एक एक करके सामने रख देती हैं। उसके बाद से दूसरी कहानी है हम लोग का दुलाई वाली। इसकी प्रकाशन वर्ष की बात कर लेते हैं तो 1907 में है, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसके भी लेखक राजेंद्र बाला घोष हैं। तो यूनिट 7 में राजेंद्र बाला घोष की दो हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, दो कहानियां उनकी लगी हैं। उसके बाद से देखेंगे एक और राइटर हैं, उनकी भी दो लगी हुई हैं, वह फणीश्वरनाथ रेणु, जो कि तीसरी कसम, और लाल पान की बेगम, उनकी दो लगी हुई हैं, प्लस प्रेमचंद्र की दो दो लगी हुई हैं। तो ये कुछ प्रमुख लेखक हैं जिनकी दो दो कहानियां हमारी यूनिट 7 में लगी हुई हैं। अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या है, नवल किशोर द्वारा अपने मित्र बंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी है। कहानी का प्रारंभ दशाश्वमेध घाट काशी से होता है। कहानी का अंत इलाहाबाद में होता है। मनोरंजन प्रधान कहानी है। नवल किशोर कहाँ से आ रहे थे? कलकत्ते से आ रहे थे। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है। गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा था। ये पीवाई की क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिकरौली स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते जानकी रोना बंद कर दी थी। काशी, कलकत्ता, मिर्जापुर, प्रयाग, इलाहाबाद का नाम आया है इसमें। अच्छा, हो सकता है इस बार या अगली बार ये क्वेश्चन बनेगा कि जो उनकी पत्नी थी जानकी देई, वो किस स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते रोना बंद कर दी थी? तो सिकरौली स्टेशन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अपने नोट्स में शामिल रखिएगा। ये बात मैंने जब चैप्टर को पढ़ाया था तब भी कहा था। इसके प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं तो बंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई, जो कि बंशीधर की पत्नी है, सीता है, जानकी की बहन है जिसकी उम्र 10 वर्ष है। ये भी पूछ सकता है, सीता जो बालिका है
उसकी उम्र कितना है, 10 वर्ष है। फिर आगे है, अगली कहानी हमारी है एक टोकरी भर मिट्टी। इसको भी देखेंगे। तो एक टोकरी भर मिट्टी जो है ना, इसका प्रकाशन 1901 में हुआ था। जो हिंदी की प्रथम कहानी है ना, इसी के रूप में इसका चर्चा आता है कई जगह। तो इसको भी इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये नेट के अलावा प्रोफेसर के जो भी एग्जाम होते हैं ना, पीटी, उस एग्जाम के में भी ऑनलाइनर सवाल के रूप में ये सवाल बनता है। तो माधवराव सप्रे के द्वारा लिखा गया है, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा की कथा है। कहानी का केंद्रीय तत्व क्या है, आदर्शवाद है। अंततः जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है। और इसमें क्या है, वर्ग भेद की कहानी है। अगर पात्रों की बात कर लेते हैं तो बुजुर्ग विधवा है और एक जमींदार है। बुजुर्ग विधवा की पोती है और जमींदार का वकील है। इन्हीं सब के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं उसके कुछ की पॉइंट्स। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। ये बात आ ही गई और उसकी चर्चा मैंने ऊपर किया था कि हिंदी की प्रथम कहानियों में इसकी गणना की जाती है, इसीलिए इसकी महत्ता बनी है। और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है। संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ हिंदी भाषा बताया गया है। इसके लेखक जो है ना, माधवराव सप्रे हैं। इनका जन्म 1871 में मध्य प्रदेश में हुआ था। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका जो है उसके संपादक भी रहे और हिंदी केसरी साप्ताहिक समाचार पत्र के भी संपादक रहे। यानी इनके द्वारा दो पत्रिकाओं का संपादन किया गया, एक छत्तीसगढ़ मित्र है, दूसरा क्या है, हिंदी केसरी है। तो एक चीज देखिए ना, ये छत्तीसगढ़ मित्र जो है ना, ये कई बार पूछा गया। पत्र पत्रिकाओं का अगर बात आए ना तो उसमें इसको कई बार पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा। इसके संपादक कौन थे, माधवराव सप्रे थे। अगली कहानी हमारी है कानों में कंगना। इसका प्रकाशन वर्ष 1913 में हुआ था। इसके लेखक राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कुसुमांजलि कहानी संग्रह में प्रकाशित आत्मकथात्मक कहानी है। इसके यदि प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं तो किरण है, जो कि नरेंद्र की पत्नी है, कहानी की नायिका है, और योगेश्वरी, जिनके पास वो पढ़ता है, उनकी पुत्री है। नरेंद्र जो है ना, किरण का पति है, योगेश्वर का शिष्य है, जो कि आगे चल करके किरण से शादी करता है। योगेश्वरी जो है नरेंद्र के गुरु हैं। और गौण पात्र की यदि बात कर लेते हैं तो जूही है नरेंद्र के घर की नौकरानी है। किन्नरी जो है खलनायिका है। मोहन जो है नरेंद्र का पहचान वाला है। इसमें विशेष क्या है कि अत्यंत अलंकारिक व क्लिष्ट भाषा है। देखेंगे तो अक्षम रूपी संस्कृत निष्ठ भाषा है। ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद ऐसा दिखता है। और वो जो मैंने कहानियों का डिटेल्स पढ़ाया था उसमें पूरी कहानी है, तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। इसके लिए आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे। भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन, क्या पक्ति है। भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन, आत्मग्लानि और पश्चाताप का बोध है, इस कहानी में ओवरऑल मिलता है। अगली कहानी हमारी है राजा निर्वंशिया। तो राजा निर्वंशिया देखेंगे, जो कि कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। तो राजा निर्वंशिया का जो प्रकाशन वर्ष है ना, 1957 में है। इसके लेखक कमलेश्वर है। कमलेश्वर का जन्म जो था 1932 में हुआ है। क्योंकि कई बार ना ये पूछ देता लेखकों का दे देगा और कहेगा जन्म काल के अनुसार इनका क्रम लगाएं। तो वो एक अंतिम वीडियो मैं लेके आऊंगा कि यूनिट 7 में जितनी कहानियां लगी हैं, उस कहानी के लेखक है ना, उनका एक जगह उनका क्रम रहेगा, ताकि आपको ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, उससे लिख लेना है, अपने नोट्स में सम्मिलित करके याद कर लेना है। मैं क्या करूंगा ना, चीज़ों को एक जगह संकलित कर दूंगा, एक जगह इकट्ठा कर दूंगा, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजा निर्वंशिया के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के समानांतर दोहरी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण। इसका चंदा जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उत्पन्न आर्थिक मजबूरियों से हताश है। प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं तो जगपति है, जो कि कथावाचक के स्कूल का दोस्त है। चंदा का पति है, जो कि मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। चंदा जो है जगपति की पत्नी है। इसमें एक बच्चन सिंह है, जो कि अस्पताल में कंपाउंडर है। बच्चन सिंह से बहुत सवाल बना है, बहुत बार इनसे सवाल बना है नेट के एग्जाम में, तो बच्चन सिंह याद रखिएगा। राजा निर्वंशिया जो है ना, एक राज्य का संतानहीन राजा, वो तो रानी जो है मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है। माँ कथावाचक की माता है। जमुना सुनार का वर्णन है। मुंशी जी मधुसूदन है, इनका भी इसमें कई जगह चर्चा आता है। प्रमुख तत्वों की बात कर लेते हैं तो लोक कथात्मक शैली है। प्राचीन एवं आधुनिक युग की दो समानांतर कथाएं एक साथ चलती हैं, जिसमें एक कथा है राजा निर्वंशिया की कहानी और दूसरा जगपति और चंदा की कहानी। प्रमुख पंक्ति है, इसका देख लेंगे। भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपनी आप कुछ पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया हो और जिसमें पानी पाताल की गहराई तक चली गई हो। ये जून 2024 में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ सम्मिलित किया है। फिर अगली कहानी देखेंगे और अगली कहानी के रूप में हमारा शुरू होता है पिता। पिता जो है, इसका प्रकाशन वर्ष 1965 है। इसके लेखक ज्ञान रंजन है, जिनका जन्म 1932 में हुआ था। इस जो कहानी संग्रह है फैंस के इधर उधर, उससे में ये कहानी प्रकाशित हुई थी
और फेंस के इधर उधर कब आया था, 1968 में आया था। एक चीज और देखेंगे ना कि इसमें उल्लिखित स्थान है धूमनगंज और खुलदाबाद। इसके प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं। तो एक सुधीर है जो कि पुत्र है, नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, और एक पिता है उनके जो कि जिद्दी हैं, रामायण और गीता का पाठ करने वाले हैं। देवा कौन है, सुधीर की पत्नी है। कप्तान भाई कौन है, सुधीर का भाई है जो कि वायुसेना में कार्यरत है। एक दादा भाई हैं। तो ये लोग 3 भाई हैं, एक सुधीर खुद हो गए, 2 इनके भाई। इस तरह से घर में 3 लोग हैं। अब लेखक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। साठोत्तरी काल के प्रभावकारी कथाकार व संपादक रहे। इनका जन्म 1936 में महाराष्ट्र में हुआ था। कहानी संग्रह इनका फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, और एक थोड़ी सी बच रही है, सपना नहीं। उसके बाद से इन्होंने संपादन किया था पहल पत्रिका का। तो इस सवाल अगर बनता है तो आपको याद रखना होगा कि पहल जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे। तो पहल पत्रिका के संपादक जो थे वो ज्ञान रंजन थे। पहल पत्रिका ये इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको याद रखेंगे। इसमें क्या है, ओवरऑल इस पूरी कहानी में क्या है, नए पुराने मूल्यों और संस्कारों की टकराहट का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। ओके, ये देख लेंगे। फिर आते हैं अगली कहानी, और अगली कहानी हमारा है परिंदे। तो परिंदे देखेंगे। परिंदे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कल यूपी प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था जेडीसी का। तो उस जेडीसी के एग्जाम में परिंदे से सवाल बना है। ठीक है, इसमें सिंपल सा सवाल था कि परिंदे के लेखक कौन है। तो परिंदे के लेखक निर्मल वर्मा है। ठीक है, सिंपल सा सवाल बना था। तो प्रकाशन जो है 1957 में हुआ था, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और परिंदे जो है 1959 में। ठीक है, 2 साल बाद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। परिंदे नाम का ये क्या होगा ना, कहानी संग्रह होगा। ठीक है, कहानी संग्रह 1959 में था और कहानी 1957 में प्रकाशित हुई थी। अब हम क्या करेंगे, परिंदे काव्य संग्रह की अन्य कहानियां देख लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं इसकी चर्चा करता हूँ, क्योंकि सवाल कई बार इससे भी बन जाते हैं। तो देखेंगे डायरी का खेल, माया का मर्म, तीसरा गवाह, अंधेरे में, पिक्चर पोस्टकार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे। ये प्रमुख कहानियां हैं जो कि परिंदे काव्य संग्रह में संकलित हैं। अब इसके प्रमुख पात्र जो हैं वो देख लेते हैं। लतिका है, एक पहाड़ी स्कूल में शिक्षिका है। मिस्टर ह्यूबर्ट है, संगीत शिक्षक है, लतिका को प्रेम पत्र लिखते हैं। डॉक्टर मुखर्जी हैं, स्कूल में अध्यापन, मूलतः बर्मा निवासी हैं। मेजर गिरीश नेगी है, कुमाऊं रेजिमेंट में है। करीमुद्दीन जो है हॉस्टल का नौकर है। मिस वुड जो है स्कूल के प्रिंसिपल हैं। फादर एलमंड चैपल के पादरी हैं। जूली जो है उसका सैनिक प्रेमी है। प्रेमी का पत्र लतिका पकड़ लेती है। अब क्या करेंगे आगे, इसके प्रमुख तथ्य देख लेंगे। इसमें क्या है कि सर्वथा नए ढंग से प्रेम और मानवीय नियति की पड़ताल करती हुई ये कहानी है। इस कहानी का केंद्रीय तथ्य मध्य वर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलापन है। सभी चरित्र न सिर्फ अकेले हैं बल्कि कभी न खत्म होने वाले इंतजार की प्रक्रिया में बोझिल, उदास और टूटे हुए हैं। इसी इंतजार की समरूपता को आधार बनाकर लेखक ने इसका नाम परिंदे रखा है। प्रेम के तीव्र सम्मोहन तथा उससे मुक्त होने की उपलाहट है इसमें। फकत 7 कहानियों का संग्रह परिंदे निर्मल वर्मा की ही कीर्ति नहीं, बल्कि जिसे हम नई कहानी चाहते हैं उसकी भी पहली कीर्ति है। यह नामवर सिंह का कथन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि कई बार इनसे भी सवाल एग्जाम में बनते हैं। फिर क्या है, एक तरफ देखे जाए तो परिंदा की समस्या जो है, परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्र या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। ये कथन किनका है, नामवर सिंह का है। ठीक है, और किसके बारे में है, परिंदे के बारे में है। और इस तरह से हम अगली अपनी कहानी देखेंगे। और अगली कहानी हमारा है अमृतसर आ गया है। तो अमृतसर आ गया है, इसका प्रकाशन वर्ष 1973 में हुआ था, हंस पत्रिका में हुआ था। इसके लेखक कौन है, भीष्म साहनी है। और एक किस कहानी संग्रह, पटरियां। पटरियां जो कहानी संग्रह है उसमें प्रकाशित हुआ था। और पटरियां कहानी संग्रह कब आया था, 1973 में आया था। फिर अभी देख लेंगे पटरियां कहानी संग्रह की अन्य कहानी कौन कौन सी हैं। तो अन्य कहानी में आप देखेंगे पटरियां है, अमृतसर आ गया है, ललक, नया मकान, तस्वीर, मौका परस्त, जख्म, पैरों के निशान, अभी तो मैं जवान हूँ, रास्ता, इंद्रजाल, डोरे, ढोलक, भगौड़ा। अब क्या कर लेते हैं, इसके प्रमुख पात्र देख लेते हैं। और प्रमुख पात्र में आप देखेंगे कथावाचक जो कि स्वयं है। उसके बाद से दुबला बाबू लेखक का सहयात्री है। डिब्बे के 3 पठान हैं जिनके साथ उनका लड़ाई होता है। सरदार हैं, बुढ़िया हैं, एक भिस्ती है। अब हम स्मरणीय तथ्य देख लेंगे जो कि इस कहानी से जुड़ी हैं, क्योंकि पूरी कहानी तो पढ़ेंगे नहीं, पूरी कहानी ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, वहां से आप पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। मैं शैली में लिखित कहानी है। भारत पाक विभाजन के पश्चात बढ़ती सांप्रदायिकता को रेल यात्रा के दौरान घटित घटना से दिखाने का प्रयास है इसमें। शुरू में खुशनुमा माहौल है, बाद में वातावरण भयाक्रांत हो जाता है। ठीक है, इसमें उल्लिखित स्थान के नाम पेशावर, बम्बई, वजीराबाद, दिल्ली, अमृतसर, हरवसंतपुरा, ये भी याद रखिएगा।
और ये क्रम जो है ना, इस क्रम से ही याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी सवाल बन जाएगा किस क्रम में आए हैं, कहानी में जो उपयुक्त स्थान है वो किस क्रम में आए हैं, इसलिए इसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। इसके प्रमुख उदाहरण देख लेंगे, ठीक है, जो इस कहानी में आए हैं, कुछ प्रमुख इंपोर्टेंट बातें याद रखने वाली। दंगा की घटना वजीराबाद स्टेशन पर हुई। उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि हम किसी झूठपुट्टी में जी रहे हैं थे। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झूठपुट्टी में बीता जान पड़ता है। बड़े जीवट वाले हो बाबू, दुबले पातले हो पर बड़े गुर्दे वाले हो, बड़ी हिम्मत दिखाई है। तुमसे डर के ही वे पठान डिब्बे से निकल गए। यहाँ बने रहते तो एक न एक की खोपड़ी जरूर दुरुस्त कर देते। मेरे सामने बैठ सरदार जी बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जीना शाही बम्बई में ही रहेंगे या पाकिस्तान में जाकर बस जाएंगे, और हर बार मेरा यही जवाब होता, बम्बई क्यों छोड़ेंगे। और हुआ क्या, बम्बई उन्होंने छोड़ दिया, जाकर के पाकिस्तान ही बस गए। मतलब मैं रियलिटी बात करूं, अगर मैं बात करूं इतिहास के हिसाब से, तो मोहम्मद अली जिन्ना है वो पाकिस्तान ही चले गए, कहाँ रहे इधर। अगली कहानी हमारी है चीफ की दावत, और चीफ की दावत देखेंगे, इसके लेखक भीष्म साहनी है। कहानी संग्रह पहला पार्ट से लिया गया, जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ था। इसके अगर प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं तो सामनाथ है, बूढ़ी माँ है, चीफ है, सामनाथ की धर्मपत्नी है। सामनाथ कौन है, तो मध्य वर्गीय नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं। एक बूढ़ी माँ है जो कि सामनाथ की निरक्षर बूढ़ी माँ है। चीफ कौन है, सामनाथ के बॉस हैं, जो अमेरिका से हैं, जिसकी खुशामद करना चाहता है, सामनाथ की धर्मपत्नी है। अब देखेंगे इसके कुछ की फैक्ट्स, जो कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अब देखेंगे आधुनिक परिवारों में वृद्धों को किस प्रकार अपेक्षा होती है, यह कहानी के केंद्र में है। चीफ की दावत पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को भी प्रदर्शित करती है। पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को भी प्रदर्शित करती है। यह कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद्र की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। उस कहानी की तरह यहाँ भी एक दावत है, किंतु यहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं, बल्कि अप्रस्तुति योग्य होने की है। माँ इस अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी है, किंतु जैसे उसे पता चलता है कि उसके फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है, वो बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह हृदय परिवर्तन तो नहीं है। अगला है भीष्म साहनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि लेखक हैं तो इनसे भी सवाल बन सकते हैं, और ये काफी चर्चा में है, प्रसिद्ध लेखक है, तो इनको देखना जरूरी रहेगा। इनका जन्म जो था अगस्त 1915 में रावलपिंडी में हुआ था। बलराज साहनी इनके बड़े भाई थे, ये भीष्म साहनी, बलराज साहनी, जो कि इनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है बलराज साहनी का। इनके उपन्यास तमस, झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, मायादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलाफेर, कहानी संग्रह भाग्य रेखा, निशाचर, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया है। इनका नाटक जो है हनूस, कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे, माधवी, फिर आत्मकथा क्या, बलराज माई ब्रदर। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था 1975 में तमस के लिए। पद्म भूषण भी इनको मिला था 1998 में, भारत सरकार ने इनको दिया था। अब हम देखेंगे अगली कहानी, और अगली कहानी हमारा है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 में हुआ था। फरिश्वनाथ रेणु इसके लेखक हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1921 में हुआ था। कहानी संग्रह ठुमरी 1959 में प्रकाशित हुआ था, ठुमरी में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ठुमरी कहानी की अन्य कहानियां देख लेंगे, ठुमरी संग्रह की अन्य कहानियां देखेंगे। तो अन्य कहानी में कौन कौन है, रसप्रिया है, तीर्थोदक है, ठेस है, नित्य लीला, पंचलाल, सिर पंचमी का शगुर, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और तीन बिंदियां। इसके लेखक का जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म स्थान जो है और रही है पूर्णिया बिहार में है। जेपी आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही। प्रमुख उपन्यास इनका मैला अंचल है 1954 में, प्रतिपरित कथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड। इनकी प्रसिद्ध कहानियां में कौन थी, तीसरी कहानी, संबदियां, ठेस, लाल पान की बेगम। और इनका कहानी संग्रह कौन सा है, ठुमरी है, अग्निखोर है, आदिम रात्रि की महक है। अगर प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं तो हीरामन है, 40 साल का काला कलूठा नौजवान है, बैलगाड़ी चलाता है। हीराबाई जो है कंपनी की औरत है, नौटंकी में अभिनय करती है। उसके बाद से अन्य क्या है, लाल मोहर, धनीराम, पलटदास और लहसनवा, ये सब क्या है, तीनों ही गाड़ीवान। और लाल मोहर कौन सा है, नौकर है और गाड़ीवान भी है। उसके बाद से देखेंगे कहानी में प्रयुक्त स्थान, क्योंकि इंपोर्टेंट है, इससे भी सवाल बनते हैं, तो इसको देखना जरूरी रहेगा। अब देखेंगे विराटनगर, फारबिसगंज, खरैया शहर, चंपानगर, बगदड़, सिंधिया गांव, कानपुर, हीराबाई का घर है वहां पे, तेगछिया, महावीर स्वामी, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, मीना बाजार, बनौली मेला,
दो नाटक कंपनी का जिक्र मिलता है, एक रौता कंपनी, एक मथुरा मोहन कंपनी। तो सवाल एग्जाम में ये भी बन सकता है, और मुझे लगता है कि 1-2 साल में बना ही देगा सवाल कि जो निम्नलिखित में कौन सी कंपनी नहीं थी, और ये रौता कंपनी, मथुरा कंपनी दे देगा, ये भी करके दे देगा। तो इस तरह से दोनों याद रखेंगे, एक रौता कंपनी है, एक मथुरा मोहन कंपनी है। इस कहानी से जुड़े जो विशेष तथ्य है उसको देखते हैं, और उसको मैंने यहाँ संकलित कर दिया है ताकि आपके लिए कहीं से कोई दिक्कत न हो। तो अब देखेंगे विशेष तथ्य में क्या है कि फरेश्वरनाथ रेणु ने नई कहानी के दौर में प्रेमचंद्र के गांव और उसमें बसी दुनिया को अपनी कहानियों में जिंदा रखा। समाज के सामान्य पात्रों को भी अपनी कहानी का नायक बनाया। जैसे इसी में देख सकते हैं, काला कलूठा व्यक्ति को नायक बनाते हैं। हीरामन 3 काम न करने की कसम खाता है। पहला काम, चोरी का सामान नहीं खरीदेगा। दूसरा, बांस जो है ना बैलगाड़ी में नहीं लादेगा। और तीसरा क्या है, कंपनी की औरत को बैलगाड़ी पर नहीं बिठाएगा। ये 3 काम करने की वो कसम खाता है। ये 3 चीज तो याद ही होना चाहिए। और 3 चीज जो है ना PYQ में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 3 कसम कौन कौन खाता है। तो आप नेट का PYQ देखेंगे ना तो उसमें पूछा हुआ सवाल है। फिर अगला क्या है, हीरामन का सहज और सरल व्यक्तित्व, मसलन भाई के प्रति सम्मान और भौजाई से डर है। रेणु ने लोक जीवन की समृद्धि को दिखाया है, उसमें त्याग, गीत और परिवेश को सुंदर ढंग से सजाया है। हीरामन का संसार लगा और देखा से बना है, हीराबाई का संसार परखा है। कहानी में एक बार जगन्नाथ धाम का उल्लेख है। इस कहानी पर तीसरी कसम फिल्म भी बनी, जिसका संवाद लेखन स्वयं रेणु ने किया था। कहानी की मूल संवेदना प्रेम है, यह एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह जाती है। तत्कालिक समय में मनोरंजन के साधन नौटंकी का वास्तविक चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे यहाँ से अगली कहानी, और अगली कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। तो इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे जो कहानी है, इसका प्रकाशन वर्ष 1970 है। हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया लोकप्रिय व्यंग्य रचना है। पुलिस अत्याचार पर ध्यानाकर्षण है, फैंटेसी शैली पर आधारित है और ठिठुरता हुआ गणतंत्र कहानी संग्रह में संकलित है। अब हम देख लेंगे ठिठुरता हुआ गणतंत्र के बारे में अन्य उनकी कहानियां जो उसमें संकलित थी। तो इसमें देखेंगे, थोड़ा सा और छोटा कर दूं क्योंकि ढेर लंबी कहानी है और वह स्क्रीन पर एक साथ नहीं आ रही है। तो यहाँ से देखेंगे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र कर कमल हो जाए वो आदमी जो है ना, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, सदगुरु का कहना, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, छोटी सी बात, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, फिल्मी रोमांच, प्रेम पुजारी, अगर मैं फिल्म बनाता, मुखड़ा क्या देखें, सब टेनेंट की कथा, फोन टालने की कला, ग्रांट अभी तक नहीं आई, बारात की वापसी, एक सुपरमैन। देख लेंगे इसको 1-2 बार नज़र में, इतना तो याद रहना मुश्किल रहेगा, लेकिन सवाल यदि कोई इंपॉर्टेंट पे बनता है तो बन जाएगा, अन्यथा कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप देखते जरूर रहिएगा। अब हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक के बारे में, तो लेखक का जन्म जो हुआ था 1922 में हुआ था। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं जो कि मध्य प्रदेश से हैं। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं और उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव। भोला राम का जीव हम लोग के यूनिट 10 में है, पढ़ना है इसको। भोला राम का जीव भी बहुत अच्छा है, हंसते हंसते गिर जाइएगा पढ़ने के बाद। उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल, संस्मरण, तिरछी रेखाएं। लेख संग्रह की बात कर लेते हैं, तो तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, प्रेमचंद्र के फटे जूते, माटी कहे पुकार के, आवारा भेड़ के खतरे, पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, सदाचार की ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, हम इस उम्र से वाकिफ हैं, बस की यात्रा। उसके बाद से देखेंगे, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए परसाई जी को 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसके प्रमुख पात्र को देख लेते हैं। तो प्रमुख पात्र में कौन से हैं, मातादीन हैं जो कि सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जो कि पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में भेजे जाते हैं। कोतवाल जो है चांद के पुलिस स्टेशन का कोतवाल है। अब्दुल गफूर कौन है, मुंशी हैं जो कि भारतीय पुलिस में है। बलभद्र हवलदार है और राम सजीवन क्या है, हवलदार है। आप इस कहानी को तो जरूर पढ़िएगा, या जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। उससे फायदा क्या होगा ना, मैं बोलता भी हूँ और आपके स्क्रीन पर उस शब्द चलते मतलब आते भी हैं, तो आपको कहानी पढ़ना आसान हो जाता है। फिर अगली कहानी देखेंगे, कोसी का घटवार। कोसी का घटवार जो है 1958 में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक शेखर जोशी हैं। पहली बार कल्पना पत्रिका में प्रकाशित होती है। कोसी के घटवार कहानी संग्रह में ही संग्रहित हैं। और अब एक चीज देख लेंगे, कोसी के घटवार में अन्य कौन कौन सी कहानियां हैं। दाजियों हैं, उस्ताद हैं, कवि प्रिया हैं, बंद दरवाजे, खुली खिड़कियां, किम करोमी जनार्दन, कोसी का घटवार, जी हजूरियां, पद्मा की कहानी, सुबो दीदी। अब इसके प्रमुख पात्र देख लेंगे, गोसाई पूर्व सैनिक है जो कोसी के किनारे गेहूं पीसने की व्यवस्था करता है। तो ये गोसाई पात्र एग्जाम में पूछा हुआ है, BBI है 2024 में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको नोट्स में सम्मिलित कर दिया है। एक हवलदार है धर्म सिंह, किशन सिंह है जो किशनवा के नाम से जाने जाते हैं, एक राम सिंह है रमुआ जिससे लक्ष्मण का शादी हुआ है,
लक्ष्मा जो है गुसाई की प्रेमिका है, वर्तमान में विधवा है, स्वाभिमानी स्त्री है जो मायके में रहती है और अपने बच्चे के साथ उसका पालन पोषण करती है। अब यहाँ से एक चीज देखेंगे, गुसाई के कथनों का क्रम। ये जो मैं यहाँ नोट्स में सम्मिलित किया हूँ ना, ये अगस्त 25 को पूछा गया था। 27 अगस्त को जो जून वाला एग्जाम हुआ था नेट का, उसमें सवाल पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ सम्मिलित किया है। तो देखेंगे, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ, सूरज कहाँ से कहाँ चला गया। लोग ठीक कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों का स्वाद ही दूसरा होता है। बच्चा है, भूख लग आई होगी, डांटने से क्या फायदा। कभी 4 पैसे जुट जाएं तो गंगानाथ जाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। ये जैसे सवाल ये बना था कि कोसी का जो घटवार है उस कहानी में आए हुए पंक्तियों को क्रम के अनुसार लगाएं। तो ये चारों पंक्तियां दिया हुआ था और इसका क्रम लगाना था किस क्रम में पाठ में कहानी में आए हुए हैं। अब इसका कथासार देख लेते हैं। सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गोसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम कहानी, पूर्व दीप्ति तकनीक का प्रयोग, पहाड़ों पर पलायन की समस्या। एक ये भी PYQ क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि ये मेरे ख्याल से 2025 का जो जून का एग्जाम हुआ उसमें ही पूछा गया था या जनवरी के एग्जाम में पूछा गया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन न माई बाप ने परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वालों को छोकरी कैसे दे दे हमें, ले लक्ष्मा के बाप ने कहा था। ठीक है, फिर अगली कहानी हम पढ़ेंगे लाल पान की बेगम। और लाल पान की बेगम देखेंगे, इसके लेखक परिश्वनाथ रेणु हैं जो कि 1957 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुए थे। ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है। और ठुमरी में जो कौन कौन सी कहानियां आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर मैंने चर्चा किया था, इसलिए दोबारा इसकी चर्चा मैं इधर नहीं कर रहा हूँ। अगर इसके प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं तो बिरजू की माँ है जो कि लाल पान की बेगम है। बलरामपुर नाच देखने को इच्छा है। अगली बार हो सकता है या इस बार सवाल ये जरूर बनेगा कि वो कहाँ की नाच देखने जाने वाली थी, तो बलरामपुर का। बिरजू का उम्र 7 वर्ष है, उसका पूरा नाम बिरज मोहन है, ये भी सवाल बन सकता है। सबसे पहले आप इसको नोट्स में सम्मिलित कीजिए, उसको याद रखिए। एक चंपिया है जो कि बिरजू की बहन है, उसकी उम्र 10 वर्ष है। वो कौन सा गाना गाती है, तो बाजे न मुरलिया जो है ना वो गीत गाती है। उसके बाद से जंगी की पतोहू है जो कि टीसन वाली है, उसका घर जो ना स्टेशन के बगल में रहता है, वहीं की रहने वाली थी, बाद में उसकी शादी उसके गाँव में हुई रहती है। 3 माह पहले उसका गौना हुआ था। रंगी कौन है, जंगी का बेटा है। मखनी फुआ है जो कि तंबाकू की शौकीन है। एक सिद्धू की बहू है, एक सुनरी है जो कि राधे की बेटी है, एक बाबू साहब है जमींदार है, लरेना की बीवी है जो कि एक ग्रामीण है, लठैत है, झगड़ालू मतलब है, कहने का मतलब ये है। अब इसमें देखेंगे ना कुछ जगहों के नाम आए हैं, जिसमें कि सिमराह का सरकारी कूप है, गुलाब बाग मेला है, मोहन होटीला बंगला है। अब इसकी कथा सार देख लेंगे, इसकी इसमें इंपॉर्टेंट आखिर ओवरऑल है क्या। तो ये एक आंचलिक पृष्ठभूमि में आत्माभिमान की आकांक्षा की अभिव्यक्ति है। बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाने के इर्द गिर्द बुनी हुई यह कहानी बिरजू की माँ को एक अलग व सशक्त स्त्री के रूप में पेश करती है। बिल्कुल है, इस कहानी में आंचलिक कथा है। गांव के लोगों को आपसी ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विवाद की जीवंत वानगी है। अगली कहानी हम पढ़ेंगे आकाशदीप। आकाशदीप आप यहाँ से देखेंगे, इसका प्रकाशन वर्ष 1929 में हुआ था, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। और आकाशदीप में खुद आकाशदीप एक कहानी संग्रह है। इसकी अन्य कहानियों को एक नज़र देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में सवाल इससे भी बनते हैं। तो देखेंगे आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि, भिखारन, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, बैरागी, वन राजा, चूड़ीवाला, अपराधी। और एक दो और कहानियां देखेंगे, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला, बिसाती आदि क्या है इसकी प्रमुख कहानियां हैं उस संग्रह की। अब हम यहाँ से ना इसके पात्र देख लेते हैं। तो पात्र जब देखना शुरू करेंगे तो देखेंगे, एक बुद्धगुप्त है जो कि ताम्रलिपि का क्षत्रिय है, चंपा से विवाह कर भारत लौटने को इच्छुक है, बाली जावा सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करता है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है ना कि निम्नलिखित में बाली जावा सुमात्रा का जिक्र या वर्णन किस कहानी में आया है। अगला क्या है, चंपा है इसकी, जो कि जाह्नवी के तट पर है, चंपा नगरी की क्षत्रिय बालिका है, बुद्धगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानती है, और बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व है इसके मन में चंपा में। तो ये सब किसके पात्र हैं, आकाशदीप के पात्र हैं। अब अगला क्या है, मणिभद्र है, जया है जो कि चंपा की सेविका है, चंपा द्वीप की मूल निवासी है। अब इसकी कथा सार देख लेते हैं या ऐतिहासिक कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो कथासार में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करते हुए कथा है। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, पिता की हत्या के आरोपी बुद्धगुप्त से ही प्रेम से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी है। पिता की हत्या का प्रतिशोध रूप है। विशेष इसमें क्या है कि संस्कृत निष्ठ शब्दावली है।
कहानी में एक स्थल पर 5 वर्ष का अंतराल आता है। चरित्र प्रधान कहानी है, सामुद्रिक जीवन है, प्रच्छन्न प्रेम की बात है। अब हम अगली कहानी पढ़ेंगे, गैंग्रीन रोज। तो क्या है ना कि पहले गैंग्रीन के नाम से प्रकाशित हुआ था, फिर बाद में रोज के नाम से हुआ था। अब एक चीज यहाँ देखेंगे, गैंग्रीन एक बीमारी होता है जिसमें कोई कांटा वाटा चुभ जाने से वो क्या होता है, कुछ दिन बाद एक घाव बनता है और वो घाव कालांतर में बढ़ते ही जाता है। वो घाव कभी ठीक नहीं होता है और शरीर का वो अंग सड़ सड़ करके गिरने लगता है। एट लास्ट में उस अंग को काटना पड़ता है, तब जाकर के व्यक्ति का वो मन बचता है। उसी तरह से जो हमारा जीवन है वो इतना विस्मय हो गया है, इतना बेकार हो गया है कि बस रोज रोज धीरे धीरे सड़ रहा है, घुटन सी हो रही है, ठीक है, और हम उसको काट भी नहीं सकते, उससे मुक्ति भी नहीं पा सकते। इसी टॉपिक पे और इसलिए इसका कहानी का नाम गैंग्रीन पड़ा है। तो चलिए गैंग्रीन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष इसका 1937 है। विप्थगा कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ था। वात्स्यायन के इसके लेखक हैं। गैंग्रीन नाम से जयदुल नामक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। डलहौजी जेल में मई 1931 में लिखा गया था। विप्थगा जो कहानी संग्रह है उसमें अन्य कौन कौन सी कहानियां हैं उसको भी देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या पता है इससे सवाल बन जाए। तो इसमें अन्य कहानी कौन कौन सी है, विप्थगा है, पगोड़ा वृक्ष, हरसिंगार, हारीति, रोज, अकलंक, दुख और तितलियां, मिलन, एकांकी तारा, अमर वल्लरी, कड़ियां, शत्रु। प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं तो मालती है, लेखक के दौर के रिश्ते की बहन या सखी है। सखी इसलिए चूंकि लेखक स्वयं खुलासा करता है कि वो मेरे साथ पढ़ी है, एक ही साथ हम लोग पीटे, एक ही साथ बड़े हुए, तो उन दोनों के बीच सख्य की भावना ज्यादा है। इसमें एक महेश्वर की पत्नी है, टीटी की माँ है, जो कि एक लेखक है, जो महेश्वर जो है वो मालती के पति हैं। अब इसके कथासार देख लेंगे। कथासार में क्या है कि आगे की सबसे प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी प्रकार का नयापन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य ऐसा तो रोज होता है बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। मैं शैली में लिखी संवादात्मक कहानी है। मध्यम वर्गीय मानसिकता को चित्रित करती है। कहानी में नारी जीवन की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। संयुक्त परिवार की टूटने और एकल परिवार में व्याप्त अकेलेपन को यह कहानी दर्शाती है। जीवन की एक सरलता और व्यर्थकता बोध का चित्रण इस कहानी में किया गया है। अज्ञेय के बारे में यानी लेखक के बारे में देख लेते हैं। कुछ फैक्ट्स एग्जाम में सवाल इससे भी बनते हैं तो देखना जरूरी रहेगा। अज्ञेय का जन्म जो हुआ था मार्च 1911 में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलन के जनक माने जाते हैं। 1978 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि कितनी नावों में कितनी बार के लिए। 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला आंगन के पार द्वार रचना के लिए। हरे घास पर क्षण भर, बाबा अहेरी, इत्यालम, भग्नदूत, अरि ओ करुणा प्रभामय इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी की द्वीप, और जो तार सप्तक है हिंदी साहित्य में इनका बहुत प्रभाव है। तो तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो अज्ञेय ही थे। दीनमान और विशाल भारत पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया। विशाल भारत कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हालांकि नेट के एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन अन्य स्टेट या जो प्रोफेसर के एग्जाम हुए ना उसमें इसको पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा। अब अगली कहानी पढ़ते हैं, सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया जो कहानी है 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित होती है, जिसके संपादक अज्ञेय थे और इसके लेखक जो हैं कृष्णा शोभती हैं। कहानी संग्रह बादलों के घेरे में प्रकाशित हुई थी। मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। देश के विभाजन पर आधारित यह कहानी है। इसमें एक सहानी है जो कि हिंदू है, महिला और करुणा से भरी हुई हैं। उन्हें अपनी जमीन जायदाद खोने का गम नहीं था, उन्हें गम था इंसानियत के मिटने का, क्योंकि सिक्का बदल रहा था। देश का बंटवारा हो चुका था और अब वहां दूसरा सिक्का चलेगा और अब क्या है, सिक्का बदल रहा है। कहानी की भूमिका से देखेंगे तो विभाजन जैसी ऐतिहासिक घटनाएं जो संघर्ष के बाद किसी एक देश के विभाजन और नए देश के जन्म के कारण भी बनी हो, उनके राजनैतिक और सामाजिक विश्लेषण के बिना ही एक तरफा दोषारोपण करना भोलापन ही होगा। यह कहना कि यह दल अथवा वह दल, समुदाय, जाति, संप्रदाय ऐसा करने को गुनाहगार है। हिंसा, नरसंहार, आगजनी, मारकाट और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में से लुप्त होते हुए सिर्फ एक समुदाय विशेष को अपराधी करार देना न राजनीतिक विश्लेषण होगा और न ही साहित्यिक। फिर यहाँ क्या करेंगे ना, कृष्णा शोभती का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था फरवरी 1925 में हुआ था, पंजाब प्रांत में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। विभाजन के पश्चात ये दिल्ली आकर के बस गए। पहली कहानी इनकी लामा थी, जो कि 1950 में प्रकाशित हुई थी। कहानी संग्रह मित्रों मरजानी 1967 में पहली कहानी के रूप में, बाद में इसे उपन्यास में बदल दिया गया। मित्रों मरजानी प्रसिद्ध रचना है, बहुत जगह एग्जाम में पूछा गया है।
टीचर उचर के एग्जाम में बहुत पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। उपन्यास से बात कर लेते हैं तो डांट से बिछुड़ी 1958, मित्रों मरजानी 1967, सूरजमुखी अंधेरे की 1972, जिंदगी नामा 1979, ये तो बहुत इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है, बहुत जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000, ये भी पूछा गया है। गुजरात पाकिस्तान से गुजरता हिंदुस्तान 1917। जिंदगी नामा उपन्यास के शीर्षक को लेकर लेखिका अमृता प्रीतम के साथ 25 वर्षों तक केस चली थी। सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास का अनुवाद अंग्रेजी नाम से ब्लूम्स इन डार्कनेस कविता नागपाल ने किया है। चर्चित कहानियां ए लड़की, सिक्का बदल गया, मेरी दादी माँ, डार से बिछड़ी, यारों का यार, तीन पहाड़, यारों का यार भी पूछा हुआ इंपॉर्टेंट चीज है। फिर अगली कहानी हम देख लेंगे। अगली कहानी है बादलों के घेरे में कहानी संग्रह में सम्मिलित अन्य कहानियां। अच्छा वो हाँ इसी कहानी का, ठीक ठीक याद आ गया। तो बादलों के घेरे में कहानी संग्रह में थी, तो इसकी अन्य कहानियां कौन कौन सी हैं? 24 कहानियां हैं, इनका नाम आप देख लेंगे। ठीक है, हालांकि इससे सवाल बने नहीं है अभी तक, इसलिए मैं इसको यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप याद रखिएगा, सवाल बन सकता है। अब इसके प्रमुख पात्र देख लेंगे इस कहानी के। तो इसमें एक सहानी जी हैं जो कि जमींदार शाहजी की पत्नी है, विभाजन के कारण उन्हें विस्थापित होना पड़ा है। एक शेरा है जो कि हुसैना का पति है और सहाने का कामगार है जो उनके काम को देखरेख करता है। एक हसैना है जो कि शेरा की पत्नी है। शाहजी है सहाने के पति या जमींदार। फिरोज है सहाने को मारने के लिए शेरा को भड़काने वाला। जैना कौन है? शेरा की माँ है। नवाब बीबी है। बेंगू पटवारी है। दाऊद खां इंस्पेक्टर है। इस्माइल है। रसूली है। तो ये प्रमुख पात्र हैं। चूंकि कहानी का डीपली अध्ययन हमने प्लेलिस्ट में किया है, वहाँ ऑलरेडी आपको कहानी मिल जाएगी और आपका डीपली मिल जाएगा। यहाँ बस शॉर्ट नोट चल रहे हैं ताकि हम लोग ओवरऑल एक वीडियो में सारी कहानी के जो प्रमुख की पॉइंट्स हैं उसको एक बार देख सकें। अगर ये वीडियो आपको लंबी लगे तो आप इसको 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड से देखिए, निश्चय ही आपके लिए यह वीडियो बहुत अच्छा साबित होने वाला है। मुझे इसकी पूरी भरोसा है कि ये साबित होगा। अगली कहानी के रूप में हमको पढ़ना है उसने कहा था, और ये इसके लेखक जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1915 में हुआ था, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये कहानी फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई है। लेखक के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद से इसके प्रमुख पात्रों को देखेंगे। तो लेखक जो हैं इनका जन्म 1883 में जयपुर में होता है। इनका निधन जो होता है 39 वर्ष की अवस्था में बनारसी में हो जाता है। इनकी प्रमुख 3 कहानियां हैं, इसी से इनको इतनी प्रसिद्धि मिली है। उसने कहा था 1915, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914। इन्होंने समालोचक नाम का एक पत्रिका का संपादन भी किया था। अब इसके प्रमुख पात्र देख लेंगे। प्रमुख पात्र में एक लाना सिंह है जो कि 77वीं सिख बटालियन में जमादार है। सूबेदारनी है जो कि सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। बोधा सिंह की माँ है। सूबेदार हजारा सिंह है जो कि सूबेदारनी का पति है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। लप्टन साहब रेजिमेंट में ऑफिसर है। महासिंह और शाम सिंह सिपाही हैं। अंतर सिंह सूबेदारनी का मामा है। किरत सिंह की बात कर लेते हैं तो लाना सिंह का भाई है। अब्दुल्ला जो है लप्टन साहब का खानसामा है। पोलहू राम डाक बाबू हैं। अब एक चीज और देख लेंगे ना, यहाँ पर कहानी में आए हुए स्थानों के नाम और उससे कुछ सवाल जो कि बन सकते हैं, इसलिए मैंने इसका यहाँ जिक्र आपके पास आपके समक्ष कर दिया है। अमृतसर का है। मगरे इसमें क्या है? सूबेदारनी का घर है। मांझे क्या है? लाना का घर है। गुरु बाजार कौन है? लाना के मामा का घर है जहाँ दोनों की मुलाकात होती है। आप देखेंगे जगाधारी कौन है? जहाँ लप्टन साहब शिकार खेलने गए थे। लयलपुर जहाँ सूबेदार को सरकार ने जमीन दिया था। इसमें इस कहानी में ना विशेष तथ्य को देख लेते हैं। पूर्वदीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई कहानी है। प्रेम के आदर्श रूप का चित्रण है। त्याग एवं वीरता के आदर्श की कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी, ये याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जो कहानी था उसने कहा था वो किसके आधार पर लिखा गया था। भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, ऐसा कुछ, भारत म्यांमार युद्ध, ऐसा कुछ दे देगा तो फिर इसलिए सवाल बना। इसलिए आपको याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध के तर्ज पे लिखी गई है। देश प्रेम की कहानी है। वचनबद्धता एवं उस हेतु प्राणों के समर्पण की कहानी है। सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का चित्रण है। अब अगली कहानी के रूप में हम पढ़ेंगे ईदगाह। ईदगाह आप यहाँ से देखेंगे, इसके लेखक प्रेमचंद्र हैं। प्रकाशन वर्ष 1933 से चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी है। इसके प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं। तो हामिद है जो कि 4-5 साल का लड़का है, उसके पास 3 पैसे हैं। चिमटा खरीदता है जिसका नाम रुस्तमे हिंद रखता है। मोहसिन है उसका दोस्त है, 15 पैसे हैं उसके पास, भेस्ती खरीदता है। महमूद है हामिद का साथी ही है जिसके पास 12 पैसे रहते हैं और वो सिपाही खरीदता है। नूरे जो है हामिद का साथी है, वकील खरीदता है। उसके बाद समी जो है हामिद की साथ की एक लड़की है जो कि खंजड़ी खरीदती है।
चौधरी क़यामत अली जो है गांव का धनवान व्यक्ति है जो सबको पैसे रुपये देते रहता है ब्याज पे। आबिद की अगर बात कर लेते हैं तो हामिद का बाप है जिसकी मृत्यु हैजा से हो जाती है। एक कांस्टेबल है जो कि मोहसिन का मामू है। अगला है, इसमें विशेष क्या है तो सामाजिक आर्थिक ऊंच नीच का वर्णन है, पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टता का वर्णन है, गरीबी और अभाव के कारण बचपन की मासूमियत खत्म होने की कहानी है। इस कहानी में बालमन और मातृत्व, वात्सल्य, सहजता का चित्रण है। एक चीज और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि दुकानदार ने चिमटे की कीमत 6 रुपये नहीं 6 पैसे बताई थी, क्योंकि उसमें रुपया का तो बात पूरी कहानी में कहीं नहीं है, पैसे चल रही हैं तो पैसे होंगे। दुकानदार ने चिमटे की कीमत कितनी बताई थी, 6 पैसे बताई थी, और हामिद ने उसे 3 पैसे में मोल लिया था। तो सवाल इससे भी बन सकता है कि कीमत कितनी बताई तो 6, और कितने में खरीद लिया, 3 पैसे में खरीद लिया। फिर अगली कहानी देखेंगे। अगली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। इसका प्रकाशन वर्ष 1907 में हुआ था। सोजे वतन कहानी संग्रह में प्रकाशित हुआ था, और सोजे वतन कब आया था, 1908 में आया था। इसमें 5 कहानियां हैं, उन 5 कहानियों को देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में सवाल इससे भी बन सकते हैं। इसकी दुनिया व हुब्बे वतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यही मेरा वतन है, शेख मखमूर, सील ए मातम। इसे ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था। अब बात कर लेते हैं दिल फरेब, तो सौंदर्य की देवी है, कहानी की नायिका है, नायक से दुनिया के सबसे अनमोल रतन की मांग करती है। दिल फिगार की बात कर लेते हैं तो दिल फरेब का प्रेमी है, कहानी का नायक है। काला चोर जो है जिसकी फांसी होने वाली है, बुजुर्ग जो है जुल्फिकार की पूर्व की ओर भेजता है, सिपाही राजपूत सिपाही जो देश के लिए मरता है, नायक इसी के रक्त का कतरा ले जाता है, युक्ति तथा उसका एक मृत पति है। कथासार देख लेते हैं तो कथासार क्या है, रूपवती दिलफरेब और उसकी प्रेमी दिलफिगर की किस्सेनुमा कहानी के अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का चित्रण है। 3 अनमोल रतन कौन है, पवित्र आंसू, सती की चिता की राख, और कुर्बान सिपाही के लहू का आखिरी कतरा। तो ये आप याद रखेंगे। 3 अगर आपको जैसे आ जाए कि 3, अगर मैं बात कर लूँ यूनिट 7 की 3 अनमोल रतन, तो पवित्र आंसू, सती की चिता की राख और कुर्बान सिपाही की लहू का आखिरी कतरा। और आ जाए कि 3 काम नहीं करना है, जो कि मारे गए गुल्फाम तीसरी कसम वाला, तो उसमें रखेंगे कि नौटंकी वाली को नहीं बिठाना है, और गाड़ी पे बांस नहीं लादना है, और चोरी का माल नहीं खरीदना है। वो 3 चीज उधर का, 3 इधर का, याद रखिएगा। इसमें क्या है ना, मिनोस्वाद शहर जो कि इटली में है, इसका चित्रण मिलता है। फिर अगली कहानी पढ़ेंगे, अपना अपना भाग्य। तो अपना अपना भाग्य के लेखक जैनेंद्र कुमार हैं, जो कि विशाल भारत पत्रिका में 1929 में प्रकाशित हुआ था। कहानी संग्रह वातायन से लिया गया है, और वातायन के अंदर की अन्य कहानियों को देख लेंगे। फोटोग्राफी, खेल, चोरी, अपना अपना भाग्य, दिल्ली में अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलित चित्र, तमाशा, भाभी। अब इसके प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं। तो एक पहाड़ी बच्चा है जिसका उम्र 10 वर्ष है, लेखक है, और लेखक का मित्र है, 2 वकील मित्र हैं। अब इसके थोड़े से विषय तथ्य देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश है, जैनेंद्र कुमार का ही कथन है। संवाद शैली का प्रयोग किया गया है, विचार प्रधान कहानी है, कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती, शिक्षित मध्यम वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है। 20वीं सदी का नैनीताल शहर का वर्णन है, होटल डी पर्व जहां लेखक और उसका मित्र रहता है। जैनेंद्र कुमार का जन्म जो था 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मनोवैज्ञानिक धारा के प्रवर्तक हैं। ये पूछा हुआ सवाल है, प्रोफेसर के किसी एग्जाम में मुझे मिला हुआ था। प्रमुख उपन्यास की बात कर लेते हैं तो 1929 में परख आया था, सुनीता 1935 में आया था, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा जो है 1953, विवर्त जो है 1953, मुक्तिबोध 1965 में आया था जिसमें उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कहानी संग्रह की बात कर लेते हैं तो फांसी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, एक रात, वातायन इत्यादि हैं। अब अपनी कहानी देखेंगे राही, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका प्रकाशन वर्ष 1947 में हुआ था, हंस पत्रिका में छपी थी। कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र से लिए गए हैं जो कि 1947 में प्रकाशित हुआ था। अब हम एक चीज देख लेंगे, सीधे साधे चित्र की अन्य कहानियां कौन कौन सी हैं। तो रूपा है, कैलाशी नानी है, बियाहा है, कल्याणी है, दो साथी है, प्रोफेसर मिश्रा है, दुराचारी है, मंगला है, हिंग वाला है, रोटी है, तांगे वाला है, गुलाब सिंह है। उसके बाद से इसके मुख्य पात्र को देखेंगे। तो मुख्य पात्र के रूप में क्या है, राही है जो कि मंगरौरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है, चोरी के आरोप में जेल जाती है। पति जो है राही का पति, जिसे पुलिस वाले पीटते पीटते मार देते हैं। बच्चा है राही का बेटा जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है।
विशेष तथ्य देखेंगे तो विशेष तथ्य में क्या है कि सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती हैं। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। ये कथन किनका है? मुक्तिबोध का है। किसके बारे में? सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। अब इसमें देखेंगे ना कि इसके प्रमुख की पॉइंट्स क्या हैं। तो प्रमुख की पॉइंट्स क्या है कि संवेदनात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है, मांगरोली जाति की कठिनाइयों का वर्णन है, राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता व्यक्ति पर व्यंग है, राही 5 से 6 शेर अनाज की गठरी चोरी करती है। देखिए एग्जाम में ना सवाल भी बन सकता है कि राही ने कितनी अनाज की चोरी की, तो 5 से 6 शेर। ठीक है, राही को कितने साल की सजा होती है? 1 साल की। ठीक है, गरीबी की समस्या का चित्रण है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग किया गया है। सत्ता लोलुपता के जो भी लोभी हैं उन पर भी व्यंग किया गया है। अब यहाँ से ना सुभद्रा कुमारी चौहान का देख लेंगे। इनका जन्म 1904 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश का जो मैंने प्रोफेसर का पेपर देख रहा था तो उसमें मिला तेज से तेज ये वाला सवाल पूछा गया था। तो मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है? तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान की जिंदगी है जो इनकी पुत्री सुधा चौहान के द्वारा लिखी गई है। पहला इनकी काव्य संग्रह जो है मुकुल था, जो कि 1930 में प्रकाशित हुआ था। त्रिधरा जो है इनकी देश प्रेम संबंधी कविताएं हैं। प्रसिद्ध कविताओं की बात कर लेते हैं तो झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, खिलौने वाला, बालिका का परिचय। इनकी पहली कहानी संग्रह बिखरे मोती है और अंतिम कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र हैं जो कि 1947 में प्रकाशित हुआ था। अब एक चीज हम देखेंगे कि इस तरह से जितनी यूजीसी नेट के लिए यूनिट 7 में कहानियां लगी थी उस कहानियों को एक एक करके तो हमने प्ले लिस्ट में रखा भी है, वहां से देखा भी है। और यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि पूरी ऑल कहानी जो है एक साथ हमने इस वीडियो में देख लिया। अब हमें क्या करना होगा कि इस वीडियो को देख करके अपने नोट्स में इसको सम्मिलित कर लें। जो है आपके पास अच्छी बात है, जो नहीं है उसको सम्मिलित करिए और सम्मिलित करने के बाद से रिवीजन करते रहिए। मुझे आशा है कि आपके लिए यह नोट अच्छा सा भी होगा, यूजफुल साबित होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।